स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स में बेटा हमने एरर टॉपिक पढ़ा था, जो कि हमारे यूनिट एंड मेजरमेंट का लास्ट टॉपिक था। अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बेटा इस चैप्टर के अंदर 50% चीज़ें, 50% मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तो आपके पुराने ही रहेंगे, बस न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा। तो इसलिए कह रही हूँ कि जो अगर हम बेसिक टर्म्स की बात करें तो 90% आपकी बेसिक टर्म्स जो है आपने क्लास 9th के अंदर मोशन चैप्टर में पढ़ी है। तो देखिए बेटा इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम बोलें तो हम एक नई ब्रांच में एंटर कर रहे हैं। फिजिक्स की सबसे लेंथीएस्ट ब्रांच बोली जाती है मैकेनिक्स। अब आता है कि मैकेनिक्स होता क्या है। तो मैकेनिक्स एक फिजिक्स की वो ब्रांच है बेटा जिसके अंदर हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं। मोशन का कॉज क्या है, मोशन का इफेक्ट क्या है। तो बेसिकली तो हम ये कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन। आपको कंप्लीट लिखना है बेटा एज अ वर्डिंग, जैसे मैं बोल रही हूँ। मैकेनिक्स क्या है? एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? मोशन के बारे में। अब मोशन के बारे में क्या स्टडी करते हैं? मतलब इट्स कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है। अब क्या मैकेनिक्स की भी ब्रांचेस हैं? मतलब मैकेनिक्स को एक चैप्टर थोड़ी ना है आपके पास यहाँ पे। तो हाँ बेटा मैकेनिक्स की भी फर्दर ब्रांचेस हैं। अगर हम बात करें तो बहुत सी बुक्स में 3 ब्रांचेस लिखी होती हैं, वरना मेजरली हमें पढ़नी 2 ही होती हैं। ठीक है, मैं तीनों आपको बता देती हूँ। एक है स्टैटिक्स, एक है काइनेमैटिक्स और एक है डायनामिक्स। देखिए बेटा स्टैटिक वर्ड से आप फैमिलियर हैं और नहीं है तो मैं बता देती हूँ। स्टैटिक वर्ड हमारे पास बहुत बार आएगा और स्टैटिक का मतलब होता है रुकी हुई कोई चीज़, रेस्ट में होना। तो देखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है मतलब चल ही नहीं रहा, या फिर देखो अब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है कि आपको फोर्स लगाया जाएगा तो आप चलने लगेंगे। जैसे आपको याद है आप मोशन चैप्टर में सिर्फ ये पढ़ते थे स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, पर आप कभी भी ये नहीं सोचते थे कि अगर एक कार चल रही है तो ये क्यों चल रही है, कोई इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है या किस वजह से चल रही है। हम कहते हैं कि भाई हमारे पास ये पेन है और हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो चलने लगेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते थे। तो देखिए बेटा आपको भी पता है कि ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि अगर हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो जो चीज़ रेस्ट में है वो तो रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, तो देखो अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो कहाँ गई? स्टैटिक के अंदर आ गई। ओके, अगर कोई चीज़ मोशन में है वो काइनेमैटिक्स में आ गई, वही चीज़ चलने लग गई। लेकिन मोशन कौन सा वाला? अब याद करो, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये जहाँ हम पढ़ते थे वहाँ हम कभी भी ये नहीं कहते थे कि आ क्यों रहा है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट के पास ये स्पीड है तो स्पीड का रीज़न क्या है? इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर मल्टीपल फोर्स लग रहे हैं, नहीं पता। पर हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलता है कि मोशन तो फोर्स की वजह से होता है। इसका मतलब जो फोर्स है बेटा वो क्या है? along with its cause। बेसिकली मोशन का कारण जो है वो फोर्स है, तो हम फोर्स से रिलेटेड डायनामिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अब काइनेमैटिक्स क्या है मैम? आपने यहाँ पे मोशन लिखा हुआ है, तो अब बात आती है कि यहाँ पे मोशन तो पढ़ेंगे विदाउट इट्स कोर्स। कहने का मतलब है कि इस चैप्टर में हम वही स्पीड, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, बट हम कहीं पे भी ये जिक्र नहीं करेंगे कि फोर्स कितना है, कहाँ फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और यहाँ पे देखो बेटा, अब आपको एक बात और पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ कि अगर ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा तो ये फिर से रुक जाएगी, मतलब इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? उसको भी हम स्टैटिक की कैटेगरी में ही रखते हैं। स्टैटिक मतलब रुका हुआ। एक तो इसलिए रुका हुआ हो सकता है कि उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, वो रेस्ट के अंदर है। एक ये भी तो कारण हो सकता है कि वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब उसके ऊपर सारे जो फोर्सेस है वो बैलेंस कर रहे हैं। तो हम कहेंगे अगर हमें रेस्ट या फिर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना होता है तो उसको हम स्टैटिक बोलते हैं। जिस ब्रांच में, किसकी ब्रांच में? दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स एंड दिस आर द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। अब आपसे कोई काइनेमैटिक्स पूछे तो दिस इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन विदाउट इट्स कोर्स।
डायनामिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द मोशन अलोंग विद इट्स कोर्स। क्लियर हुआ? तो फिलहाल जो है हमारा जो फोकस रहेगा इस चैप्टर में वो मोशन के ऊपर रहेगा। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब इसके बाद आगे चलते हैं बेटा टाइप्स ऑफ मोशन। अगर हमने मोशन वर्ड को डिफाइन नहीं कर दिया, हमें ये पता है कि हाँ मोशन से हम फेमिलियर हैं, तो अब आता है टाइप्स ऑफ मोशन। अब टाइप्स ऑफ मोशन में बेटा देखो, कैटेगरी डिवाइड किसी भी तरीके से कर सकते हो। जैसे आपकी क्लास है बेटा, या तो मैं इस तरीके से डिवाइड करूँ, ये गर्ल्स है ये बॉयज़ है, मतलब मैंने आपकी क्लास को कैटेगराइज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। अगर मैं एज के बेसिस पे भी कर सकती हूँ कि भाई मतलब जो आपकी क्लास है उसके अंदर जो 15 से 16 एज ग्रुप है वो इस साइड हो जाओ, जो 16 से 17 एज ग्रुप है वो इस साइड आ जाओ, इससे छोटे हैं वो इस साइड आ जाओ। मतलब अब मैंने कैटेगरी किससे बनाई? ऑन द बेसिस ऑफ एज। तो तब भी आप टाइप्स पढ़ते हैं तो किसी न किसी बेसिस के ऊपर होता है वो टाइप। ओके, अगर मैं टाइप्स ऑफ मोशन की बात करूँ और इसके अंदर मैं पाथ फॉलो की बात करूँ, किस तरीके का पाथ फॉलो किया जा रहा है, तो उसके बेसिस पे टाइप्स कैसे हैं। एक होता है बेटा हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन, या फिर हम इसको लीनियर मोशन भी बोलते हैं। अब देखिए, अब एक बात सोचिए बेटा, एक चीज होती है चलना, मतलब ऐसे आगे बढ़ रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, और एक होती है घूमना। अब आप सोचिए, अगर ये ऐसे चल रहा है तो अपने कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, मतलब आगे बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एंगल बना रहा है। ठीक है, तो देखो लीनियर के अंदर कोई एंगल नहीं बनता, आप ऐसा समझ लो। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन क्या होता है, हालांकि वैसे हम इसके ऊपर एक डिटेल चैप्टर पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन पे, पर फिर भी आप ये समझ लीजिए, जब एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव करता है कि उसका एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ध्यान से सुनिए, देखिए बेटा, मान लो यहाँ पे ये क्लॉक है, जैसे आपने क्लॉक को ऑब्जर्व किया है, अगर ये उसका सेकेंड्स हैंड है, थोड़ी देर बाद मान लो ये यहाँ पहुँच गया, इसकी लेंथ थोड़ी ना चेंज हुई, क्या चेंज हुआ, देखो एंगल। इस हम ही कहेंगे, देखो अगर आप सेकेंड हैंड्स की बात करें, मतलब उसकी सेकंड वाली स्विंग की बात करें, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे है और इसने इतना एंगल कवर करना है, हमें पता है 15 सेकंड के अंदर वो 90 डिग्री एंगल कवर कर लेगी। अगर आपको क्लॉक के मोशन को डिफाइन करना है तो उसमें आप एंगल की टर्म्स में डिफाइन करेंगे, और वो किसके अंदर आता है, वो रोटेशनल मोशन के अंदर आता है, कि ऑब्जेक्ट रोटेट करने लग रहा है, मतलब वो एंगल के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है। लीनियर में, लीनियर जिसको हम नॉर्मल चलना कहते हैं ना, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब उसमें एंगल का कुछ रोल नहीं है, हम नॉर्मल लीनियर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक और आता है वाइब्रेशनल मोशन। कौन सा आता है? वाइब्रेशनल। अब वाइब्रेशनल मोशन कौन सा होता है, तो आपने पेंडुलम तो देखा ही होगा, मतलब अगर ये पेंडुलम है और ये इस तरीके से मूव करे, जैसे हम दूसरा कह सकते हैं वॉच के अंदर भी नीचे पेंडुलम लगा होता है, नहीं तो हमारा स्विंग होता है, वो क्या करता है, एक फिक्स पोजीशन के अबाउट मूव करता है, एक बार इस साइड आता है, एक बार दूसरी साइड, मतलब द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टू एंड फ्रो। क्या वर्ड यूज होता है बेटा यहाँ पे, टू एंड फ्रो, अबाउट ए फिक्स पॉइंट। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे बेसिकली वाइब्रेशनल, उसको फिर आगे हम कुछ ऑसिलेशन वर्ड्स होते हैं, ये सब आगे हमें पढ़ना है। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए दिमाग में, ऑब्जेक्ट से आगे पीछे ऊपर नीचे चल सकता है, वो लीनियर मोशन में आता है, मतलब जहाँ एंगल का रोल नहीं है, सिंपल वर्ड्स का जिसे हम पढ़ते आए हैं। रोटेशनल मोशन जिसमें एंगल के अकॉर्डिंग चीजें होती हैं, वाइब्रेशन एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट मूव करता है। इसके अलावा और भी टाइप्स होते हैं, हाँ जी, ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट हम और भी डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, या फिर इसको 1D भी बोल सकते हैं आप। अब वन डायमेंशनल मोशन क्या है, तो यहाँ पे डायमेंशन वर्ड आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, मतलब एक्स वाई और जेड एक्सिस की बात हो रही है। अब देखिए, जैसे हम बनाएं तो मान लो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। अब तरीके से देखा जाए बेटा तो जो जेड एक्सिस होती है वो इस बोर्ड के ऊपर हम बना ही नहीं सकते, वो आउट ऑफ द बोर्ड होती है, मतलब ये तरीका हो गया जेड बनाने का, लेकिन फिर भी हम बोर्ड पे दिखाने के लिए हम ये कह देते हैं ये हमारी जेड एक्सिस हो गई। ये हमारे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं जिसको हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस और डायमेंशनल मोशन है हमारा कौन सा, 1। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है बेटा और थोड़ी देर बाद वो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया।
अब देखो, अगर इस पॉइंट को आपको डिनोट करना हो तो कैसे करेंगे? हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक मान लो x1 है, तो हम कहेंगे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होंगे x1, y का तो कोई कोऑर्डिनेट रोल नहीं है और z का कोई रोल नहीं है। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x2, तो हम कह सकते हैं जो डिस्टेंस पहले x1 था वो अब x2 हो गया और y कोऑर्डिनेट अभी भी 0 है और z कोऑर्डिनेट अभी भी 0 है। इस तरीके के मोशन को वन डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। क्या समझे आप? कि तीन कोऑर्डिनेट्स में से अगर मोशन के टाइम ऑब्जेक्ट का एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ उसके एक कोऑर्डिनेट की हेल्प लेनी पड़े। कितने कोऑर्डिनेट्स की? 1। इसलिए इसका नाम है वन डायमेंशनल मोशन। लेकिन इससे ये मत समझना कि वन डायमेंशन का मतलब वो सिर्फ x में ही चलेगा, नहीं, वो सिर्फ y में भी चल सकता है। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है और ये पॉइंट यहाँ चला गया, तो मान लो ये पॉइंट था, x कोऑर्डिनेट था 0, y कोऑर्डिनेट था y1 और z कोऑर्डिनेट था 0। यहाँ पे 0, y2, 0, ये भी क्या है? एक वन डायमेंशन मोशन है। मतलब ऑब्जेक्ट का सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, y पहले y1 था और फिर y2 हो गया। ओके, ऐसे ही थर्ड भी हो सकता है, पर एक टाइम पे तीन में से एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, या फिर आपको एक कोऑर्डिनेट की ही जरूरत पड़ेगी उस मोशन को डिफाइन करने के लिए। तो वन डायमेंशन मोशन क्या होता है हमारे पास? इट इज द मोशन इन विच ओनली वन कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस। एक ही कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, तो हम कह सकते हैं ओनली वन कोऑर्डिनेट out of 3 changes। क्लियर हुआ बेटा? अब देखिए नेक्स्ट, ऐसे ही आप समझ गए टू डायमेंशन मोशन भी आएगा। अब टू डायमेंशन मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे? 2D मोशन। अब आप समझ गए कि एक डायमेंशन में एक डायमेंशन चेंज हो रही है, तो टू डायमेंशन में दो डायमेंशन चेंज होगी। जैसे देखिए, मान लो ये ऑब्जेक्ट, अच्छा ये वन डायमेंशन मोशन का एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल एग्जांपल दे सकते हैं। एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल की हम बात करें बेटा, तो इसमें आएगा कि आप एक स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव कर रहे हैं, ठीक है, विद कांस्टेंट स्पीड। मतलब कोई रास्ते में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है और आप एक कांस्टेंट स्पीड से चले जा रहे हैं। तो अगर इस तरीके से रोड है और मान लो आपने इसको x एक्सिस माना है, तो मतलब आपका सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ठीक है। अब मोशन इन 2D का एग्जांपल, जैसे मान लो कि आपके पास वही कार है, लेकिन वो जो कार है वो एक जिगजैग पाथ के ऊपर चल रही है। जैसे मान लो ये कार स्ट्रेट ना चल के इस बार ऐसे जिगजैग पाथ के ऊपर चल रही है। तो देखो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया। तो देखो यहाँ पे तो सब कुछ 0 0 था, लेकिन यहाँ पे कुछ x की वैल्यू है, कुछ y की वैल्यू है, z 0 है। तो इसको देखो, ये जितने भी पॉइंट्स है, मान लो ये रास्ता है इस तरीके का, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट चल रहा है, मतलब ये तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा था। और 2D मोशन के अंदर क्या करेंगे हम कि टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस, मतलब कितने कोऑर्डिनेट्स चेंज होने चाहिए बेटा? 2 कोऑर्डिनेट चेंज होने चाहिए। एग्जांपल कि भाई एक कार इज मूविंग ऑन ए जिगजैग पाथ, ठीक है। अब 3 डायमेंशन मोशन किसे कहते हैं? 3 डायमेंशन मोशन जो हम रियल लाइफ में वैसे ऑब्जर्व करते हैं, हमारे सारे मोशन ऑलमोस्ट क्या होते हैं? 3 डायमेंशन होते हैं। जैसे देखो बेटा कि अगर एक बर्ड फ्लाई कर रहा है, तो मान लो कि वो आगे भी जा सकता है, वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी। हालांकि बर्ड तो सामने भी फ्लाई कर सकता है, ऐसे कोई बात नहीं कि वो एक डायमेंशन में भी कर सकता है, बट यूजुअली अगर हम बर्ड को अलाउ करें कि तुम कहीं भी जा सकते हो, तो उसका मोशन 3 डायमेंशन होगा। क्यों? जैसे मान लो बर्ड ऊपर चला, या फिर मार्कर समझ रहे हो यहाँ पे, अगर इस मार्कर को मैं इस तरीके से मूव करवा रही हूँ, तो क्या हो रहा है? ये आगे भी जा रहा है, इधर भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। मतलब देखो यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, ऐसे आगे लेके आई, सामने लेके आई तो एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा, ऊपर लेके चले गई तो दूसरा भी चेंज हो गया, इधर लेके चले गई तो सारे चेंज हो गए। तो मतलब मोशन जो है हमारे ऑलमोस्ट रियल लाइफ पे कैसे होते हैं? 3 डायमेंशन होते हैं, उसमें तीनों डायमेंशंस को इन्वॉल्व किया जाता है। मतलब हम क्या कहेंगे कि ऑल द 3 डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस, ऑल 3 डायमेंशन चेंजेस। मतलब तब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको समझाने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको तीनों डायमेंशंस की ज़रूरत पड़े। आप कैसे भी कह सकते हो कि हमें इतनी की ज़रूरत पड़ेगी या इतनी उसकी चेंज हो रही है, मतलब एक ही है। तो ये हमारा बेसिक बेटा, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं कुछ स्पेसिफिक टर्म्स की तरफ। अब सबके दिमाग में चल रहा होगा कि अब हम पढ़ेंगे रेस्ट के बारे में और मोशन के बारे में। अब उससे पहले
आपको ये बात अच्छे से पता है बेटा कि क्लास 9th में भी बताई जाती है कि आपने एक वर्ड पढ़ा होता है रेफरेंस पॉइंट। आपने क्या पढ़ा होता है? रेफरेंस पॉइंट, मतलब जहां से हम सारे मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक वर्ड पढ़ने जा रहे हैं, रेफरेंस फ्रेम। क्या पढ़ेंगे हम? रेफरेंस फ्रेम। दिखने में बहुत ही भारी भरकम वर्ड लगता है, लेकिन है रेफरेंस पॉइंट जैसा ही। रेफरेंस फ्रेम, देखो बेटा, रेफरेंस फ्रेम एक ऑब्जर्वर का फ्रेम होता है। आप ये समझो कि कोई भी मोशन हो रहा है उसको ऑब्जर्व करने के लिए कोई होना चाहिए। आप कहते हैं ना कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, वो रिलेटिव टर्म्स क्यों हैं? क्योंकि वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती हैं। ये बात क्लियर हुई? तो आपको रेफरेंस फ्रेम से सिर्फ इतना समझना है कि आपके पास एक ऑब्जर्वर होगा। मतलब क्या होगा? ऑब्जर्वर, ठीक है। क्या ऑब्जर्वर के साथ साथ कुछ और भी होना चाहिए? बिल्कुल। ऑब्जर्वर के पास एक टाइम क्लॉक होनी चाहिए और उसके पास एक कोऑर्डिनेट एक्सेस होनी चाहिए। देखिए, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा रेफरेंस पॉइंट पढ़ते थे आप कि भाई एक पॉइंट होना चाहिए जहाँ से हम सारे मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। तो अब आपको पता है कि हम ऐसे, मतलब आप ये मान लेते थे भाई ये बोर्ड है, ये मेरा रेफरेंस है। अब बोर्ड के रिस्पेक्ट में आप मेरी डिस्टेंस देख रहे हैं, बोर्ड के रिस्पेक्ट में आप इस मार्कर को देख रहे हैं, नहीं। पर हम क्या कहेंगे, इस बार सिर्फ बोर्ड से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना हम सिर्फ 1 डायमेंशन में काम करें। ऐसे अब्रप्ट चीज़ों को हम नहीं बनाएंगे। हम क्या कहेंगे, हम एक 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट बनाएंगे। जैसे देखो, मान लो कि ये बोर्ड ही हमें रेफरेंस लेना है, लेकिन तरीके से लेंगे। कैसे? मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये अगर इस बोर्ड को आप रेफरेंस बनाना चाहते हैं और मान लो ऑब्जर्वर है, तो देखो मान लो आपने यहाँ पे ऑब्जर्वर को खड़ा कर दिया, तो ऑब्जर्वर कहेगा ये मेरी एक्स डायरेक्शन है, ये मेरी वाई डायरेक्शन है और ये मेरी जेड डायरेक्शन है। ठीक है, क्लियर हुई बात? वैसे इस बार जेड डायरेक्शन बाहर नहीं आएगी, ध्यान रखना। ओके, अब देखो, अब आप क्या करना है, इस ऑब्जर्वर को एक टाइम क्लॉक दे दो, टाइम के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें नोट करता रहेगा। इस पूरे सेटअप को ही हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बेसिकली ये वर्ड आपको बहुत बार बुक्स में मिलेगा, इसलिए मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसा कोई वर्ड आए तो इसका मतलब है आपके पास एक ऑब्जर्वर होना चाहिए, आपके पास उस ऑब्जर्वर के पास एक टाइम क्लॉक होनी चाहिए और उसके पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस होना चाहिए जहाँ से वो क्या करेगा, मेजरमेंट करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे आपको मेजरमेंट करनी है, आप खुद को ऑब्जर्वर मानो, आप खुद सोचो अच्छा टाइम तो मैं नोट कर ही रहा हूँ, और साथ में क्या होगा, आप अपने अबाउट एक कोऑर्डिनेट एक्सिस भी अज्यूम कर सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये मैंने अज्यूम कर लिए। ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बेटा बहुत बार कि हम क्या करेंगे, एक वर्ड यूज करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉइंट से जैसे आपको वर्ड पॉइंट मिला होगा तो आपके दिमाग में आया होगा भाई देखो ये रहा पॉइंट और ये है पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअली ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मार्कर भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, एक एरोप्लेन भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है। आप सोचेंगे कैसे, ये कैसे डिसाइड होता है? देखो बेटा, यहाँ पे हम मोशन पढ़ने जा रहे हैं, मतलब हम डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अब क्या है बेटा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है कि अगर जो डिस्टेंस कवर्ड बाई object is much greater than size of object, size या फिर length of object कह सकते हैं। देखिए एग्जांपल देती हूँ, ये मार्कर है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर का है और ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है, मतलब मार्कर खुद कितने का है, 10 सेंटीमीटर का, कवर कितना करता है, 20 सेंटीमीटर कवर करता है। ठीक है, अब देखिए, अब 10 और 20 के अंदर क्या है कि ये ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। आप ये नहीं कह सकते कि 20 बहुत ज़्यादा बड़ा है, बात समझ आ रही है? तो हम कहेंगे कि इस केस में ये मार्कर पॉइंट ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता। लेकिन यही ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है। अब जरा किलोमीटर और सेंटीमीटर कंपैरिजन कीजिए। देखिए, अगर मैं कहूँ ये 10 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर से पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 2 जीरो आएंगी, और मीटर से किलोमीटर के लिए 1000 और आता है, मतलब 3 जीरो की बात हो गई। तो आप कह सकते हैं देखो 0 पॉइंट, अब कितनी जीरो लगा दूं मैं, 1 2 3 4, ये देखो अब 10 किलोमीटर के सामने 0.0001 ये काफी छोटा है। तो हाँ, हम कह सकते हैं अगर ये मार्कर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो क्या हुआ, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हुआ।
सेम एरोप्लेन से बेटा साइज में एरोप्लेन बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो डिस्टेंस देखो कितना ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, उनके डिस्टेंस के सामने उनका साइज कुछ भी नहीं है। तो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं कि इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन इट्स साइज एंड द लेंथ, देन द ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बेसिकली छोटे छोटे टर्म्स थी। अब हम अपने बेसिक वर्ड्स के ऊपर चलते हैं, रेस्ट एंड मोशन, जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो नोट्स आप साथ साथ बनाएंगे। हो सकता है स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर्स के लिए मैं ज़्यादा कुछ बोर्ड पे ना लिख पाऊँ, क्योंकि वो सब कुछ आपने पढ़ रखा है अच्छे से और आप सुन के अच्छे से लिख सकते हैं, बट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू दैट यू शुड प्रिपेयर नोट्स प्रॉपरली। अब देखिए, अब हम चलते हैं हमारे बेसिक वर्ड्स के साथ, रेस्ट एंड मोशन। और व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। तो हम कह सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन, पहली बात तो हमें पता होनी चाहिए, रिलेटिव टर्म्स हैं, मतलब ये ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करती हैं। वही सा एक एग्जांपल जो क्लास 9 से दिया जाता है, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी फटाफट। एक बस है, बस में मान लो 3 दोस्त हैं, 2 लोग बस में बैठे हुए हैं, एक बंदा बाहर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और बस चल रही है वहाँ से, और बस चलती जा रही है। तो ग्राउंड पे जो खड़ा है उससे पूछेंगे कि भाई क्या हो रहा है, तो कहेगा देखो ये बस यहाँ थी, अब यहाँ चली गई, अब यहाँ चली गई। मतलब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये बस जो है ये आगे मूव कर रही है, और बस में बैठे मेरे दोस्त भी आगे मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये मोशन के अंदर है। लेकिन जो जिसकी ऑब्जर्वेशन हो रही है, मान लो 3 बंदे थे एक्स वाई जेड, एक्स की ऑब्जर्वेशन हो रही है, वाई बस में इसके साथ बैठा हुआ है और जेड ग्राउंड के ऊपर खड़ा हुआ है, तो जेड कहेगा एक्स मूव कर रहा है, मतलब मोशन के अंदर है। लेकिन वाई कहेगा कहाँ मूव कर रहा है, भाई इतनी देर से देख रहा हूँ, टाइम आगे बढ़ रहा है, बट इसकी पोजीशन तो बिल्कुल मेरे साथ है। क्लियर हुई बात। तो हम ये कहेंगे कि अगर किसी एक की रिस्पेक्ट में डिस्टेंस या आपके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग या टाइम के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन चेंज होती है, तो इसका मतलब वो मोशन में है, अदरवाइज वो मोशन में नहीं है। तो देखो सेम एक्स वाई के लिए रेस्ट में है, जेड के लिए मोशन में है। क्यों? क्योंकि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया। देखो बेटा, यहाँ पे ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, यहाँ पे ऑब्जर्वर बस में है, तो फ्रेम चेंज होते ही आपकी सिचुएशन भी चेंज होगी। तो डेफिनेशन क्या निकल के आई हमारे सामने, एज यूजुअल हमें अच्छे से पता है कि रेस्ट, कि इफ एन ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to time and surrounding, क्लियर हुई बात कि टाइम और सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अगर वो पोजीशन चेंज नहीं होती है तो वो रेस्ट है, और अगर पोजीशन चेंज हो जाती है तो वो मोशन है। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन। एंड दीज आर द रिलेटिव टर्म्स विच डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस और डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट। तो इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन respect to time and surrounding। अब देखो बेटा, इस चैप्टर में हमें और क्या पढ़ना है, ये तो बेसिक टर्म्स हैं, इनको आप नोट डाउन कीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो रेस्ट और मोशन के बाद जो चीज़ हमारे सामने आएगी वो सबसे पहला टॉपिक आपकी क्लास 9th का आएगा, क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए, आपको सबसे पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की स्टडी करनी है। अब डिस्टेंस के साथ साथ आप समझ गए कि आपको स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ना है, और उसके बाद एक्सेलरेशन पढ़ना है। और स्पीड एंड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में मैं स्पेसिफाई करूं तो आपको क्या क्या पढ़ना है, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। तो क्या स्टार्ट करना चाहिए? देखिए बेटा, सारे के सारे नीचे क्लास 9 जैसे ही है, बिल्कुल थोड़ा सा फर्क क्या है कि यहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, इंस्टेंटेनियस स्पीड को और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आपका होमवर्क ये रहेगा कि पहले आपको ये सारी चीज़ें अपनी क्लास 9 की बुक से अच्छे से पढ़नी है, ताकि जब हम इसके ऊपर डिस्कस करें तो आपको पॉइंट्स भी हाईलाइट हों कि कौन से पॉइंट थोड़े डिफरेंट है, कौन से थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं।
क्लियर हुआ इतना? डन। तो यहाँ तक आज बिल्कुल बेसिक एक इंट्रोडक्शन था हमारे चैप्टर के लिए कि भाई हमें इस चैप्टर में अब स्टार्ट करना है और हमें इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। क्या इस चैप्टर में इसके अलावा और चीज़ें हैं? बिल्कुल हैं। आपने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी थी, तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी। अब इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद है कि हम क्लास 9th के अंदर केवल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इक्वेशन ऑफ मोशन है, यहाँ पे हम 4 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं। जैसे हमने ग्राफ पढ़े थे वैसे ही हम यहाँ पे भी ग्राफ्स के बारे में स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट उसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी। आपको याद है अच्छे से कि हम अगर इक्वेशन लिखते थे कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और हम कहते थे कि अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर या नीचे फेंक दें तो क्या होगा, तो वो मोशन अंडर ग्रेविटी में आता था। हम कहते थे ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है तो जी को नेगेटिव लेना है, नीचे आ रहा है तो जी को पॉजिटिव लेना है। ये ऐसा कन्वेंशन क्यों लिया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली इतना ही है हमारा चैप्टर, और इसके लिए आपको 9th के बेसिक आने ज़रूरी है। तो इसलिए आप पहले क्लास 9th के बेसिक्स पढ़ेंगे, जिसमें ग्राफ और हमारे इक्वेशंस का जिक्र है और साथ में हमारे इन छोटे छोटे टर्म्स का। और उसके बाद हम सेकेंड लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे बेटा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और उसके न्यूमेरिकल्स।